अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा शफ़क़त और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़राअतनामा। नाजरीन, सुबह पंजाब में धान की काश्त का आगाज़ हो चुका है और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे धान की पैदावार में इजाफा के कौमी मनसूबा के बारे में, जिसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है डायरेक्टर अडाप्टिव रिसर्च चौधरी मुश्ताक अहमद को, जो कि इस मनसूबा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया मैडम। डॉक्टर साहब, धान की पैदावार में इजाफा के कौमी मनसूबा के बारे में हमारे काश्तकारों को बताइएगा। इसमें ऐसा कि जो धान की फसल है पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। गंदम के बाद दूसरी बड़ी अहम फसल है जो कि हमारे यहाँ काश्त की जाती है और लोग इसको खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें रिसर्च से लेके ज़िम्मेदारों तक की जो हमारी आखिरी फाइंडिंग्स होती है उन तक पहुँचाने में महकमा ज़राअत तोसी जो है वो अपना काम कर रहा है। राइस जोन में हमारे 2 अडाप्टिव रिसर्च फार्म्स हैं जिनके ऊपर हम रिसर्च ट्रायल्स करते हैं और उन रिसर्च ट्रायल्स की रोशनी में जो नताइज आते हैं, सारी पूरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के जो ट्रायल होते हैं उनको हम फिर पब्लिश करते हैं रिसर्च जर्नल्स में भी, और फिर एक पैदावारी मनसूबा जो है वो प्रिंट किया जाता है जो कि पूरे पंजाब में ज़िम्मेदारों में तकसीम किया जाता है। ज़राअतनामा में जो महकमा ज़राअत की तरफ से महकमा इंफॉर्मेशन जो है प्रिंट करता है उनमें हमारे आर्टिकल्स आते हैं। इसके साथ साथ हमारे 15 रोज़ा ज़री पैगाम हम देते हैं अपने जो हमारे फार्मर हैं उनको भी, और 15 रोज़ा ज़री ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलते हैं थ्रू आउट पंजाब जहाँ जहाँ पे भी राइस की फसल काश्त की जाती है, ताकि हम अपने जो ऑफिसर्स हैं, जो हमारे फील्ड असिस्टेंट्स हैं, उनका नॉलेज वो भी अपडेट कर सकें। तो इस तरीके से राइस की मैं कहता हूँ कि रिसर्च से लेके इसकी सीड मल्टीप्लिकेशन के काम से लेके जो पूरी टेक्नोलॉजी है वो ज़िम्मेदारों तक पहुँचाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ी एकड़ पैदावार जो है ना वो हम ले सकें हमारे जो काश्तकार हैं। डॉक्टर साहब, धान की पैदावार में इजाफा के कौमी मनसूबा के बारे में हमारे काश्तकारों को बताइएगा। पंजाब गवर्नमेंट ने वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर 2019 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया था धान का। तकरीबन 10,000 मिलियन का प्रोजेक्ट है जिसमें 6,000 मिलियन पंजाब गवर्नमेंट के हैं, पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट के, और बाकी कुछ 4,000 ज़िम्मेदारों का जो कंट्रीब्यूशन होगा सब्सिडी में वो पैसे मिला के, तो ये एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था जिसका मकसद था कि हमारी जो धान की फसल है उसको जो मैनुअली आदमी जो हमारी जो लेबर जो है वो इसकी पनीरी की मुंतकिली करती है वहाँ से शिफ्ट करके इसकी मैकेनाइजेशन के ऊपर ना आया जाए, क्योंकि धान का सबसे बड़ा मसला जो है वो खेतों में फ़ी एकड़ पौधों की तादाद है। तो मैकेनाइज्ड फार्मिंग की तरफ लाने के लिए ट्रांसप्लांटर जो थे वो इंपोर्ट करके ज़िम्मेदारों को सब्सिडी पे दिए गए, और उनकी प्रमोशन के लिए साथ साथ जो बाकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में जो अवामल हैं, जैसे मसलन सर्टिफाइड सीड है वो हमने सब्सिडी पे दिया, ज़िम्मेदारों को जड़ी बूटी मार अद्वियात सब्सिडी पे दी गई, फिर ज़िम्मेदारों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिंक सल्फेट बहुत ज़रूरी है धान के लिए वो दिया गया सब्सिडी पे। और इस सारी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए नुमाइशी प्लाट जो थे वो ज़िम्मेदारों के पास लगाए जाते हैं। तो इस तरह से ये जितने भी हमारे इसकी धान की पैदावार में जो अवामल हैं वो, और साथ साथ मशीनरी जो कि बड़ी महंगी है, ज़िम्मेदारों के लिए ख़रीदना मुश्किल है, तो उसके ऊपर भी तकरीबन 50% सब्सिडी पे ज़िम्मेदारों को हमने तकसीम किया। जो धान के 15 ज़िला थे उनमें हमने ये प्रोजेक्ट को प्रमोट किया जहाँ पे धान सबसे ज़्यादा एरिया में काश्त की जाती है पंजाब के अंदर। डॉक्टर साहब, इस मनसूबा में आपने कुछ अजला मुख्तस किए हुए हैं, तो क्या दूसरे अजला के काश्तकार इस मनसूबा से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? अच्छा, इसमें ऐसा है कि धान की जो काश्त है ना वो हमारे 10 ज़िले हैं जो राइस एरिया के हैं, जिसमें गुजरांवाला, गुजरात और लाहौर डिवीज़न है, कोर एरिया जिसको हम कहते हैं। नॉन कोर एरियाज़ में फैसलाबाद डिवीज़न के 3 ज़िले हैं, टोबा टेक सिंह के अलावा बाकी जंग, फैसलाबाद और चिन्योट, और एक ओकाड़ा और भावनगर ज़िला है। इनमें धान ज़्यादा काश्त की जाती है। तो धान की जो फिर ये जो मनसूबा था ये इन्हीं 15 ज़िला के लिए दिया गया था। इसमें सब्सिडी जो है सारी किसी भी सेक्टर में जो दी जाती है थ्रू PATB वोचर्स के ज़रिए से दी जाती है, और वो फिर चलता है वोचर के थ्रू। तो वहाँ पे फिर सिर्फ इन 15 ज़िला के जो ज़िम्मेदार हैं वही इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सब्सिडी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए। बाकी जो ज़िला हैं वहाँ पे जो मेजर क्रॉप्स हैं, जैसे मसलन काटन के एरियाज़ हैं, वहाँ पे काटन ग्रोअर्स के लिए प्रोजेक्ट चल रहा है। जो ऑयल सीड क्रॉप्स जब सीज़न सर्दियों का शुरू होता है रबी में, तो वहाँ पे उनको रबी क्रॉप्स में ऑयल सीड के लिए सब्सिडी दी जाती है। शुगर केन जहाँ पे ज़्यादा काश्त किया जाता है वहाँ पे शुगर केन के ग्रोअर्स को सब्सिडी दी जाती है। तो इसलिए धान में सिर्फ ये 15 ज़िला के जो फार्मर हैं उन्हीं के लिए सिर्फ ये प्रोजेक्ट चल रहा है। सर, इस मनसूबा के तहत दी जाने वाली सब्सिडीज़ की हसूल का क्या तरीकाकार है, इसके बारे में हमारे काश्तकारों को आगाह कीजिएगा। उसमें ऐसा कि हम सबसे पहले तो अखबार में इश्तिहार देते हैं। 2 कंपोनेंट है इसके अंदर डिफरेंट है। एक मशीनरी है
दूसरी जो बाकी चीज़ें जितनी मैं इसकी, जैसे मैंने गुजारिश की अभी कि उसमें सीड है, उसका वीडिसाइड है या माइक्रो न्यूट्रिएंट है, तो जिसका भी सीज़न आएगा उससे पहले हम अखबार में इश्तिहार देते हैं। अखबार में जब हम इश्तिहार देते हैं मशीनरी के लिए स्पेशली मैं अगर बात करूं, तो जो ज़िम्मेदार हैं अपने इलाके के, वो अपने अपने डिप्टी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर के ऑफिस में दरख्वास्त जमा करवाते हैं। फिर इनकी स्क्रूटनी होती है, फिर डिप्टी कमिश्नर साहब की चेयरमैनशिप के अंडर ज़िम्मेदारों की वहाँ पे कुरानंदाजी होती है। जब कुरानंदाजी हो जाती है तो फिर उनको अलाटमेंट लेटर इशू होता है, फर्म्स हमने सर्टिफाई की हुई हैं, उनकी प्री क्वालिफिकेशन की हुई है, ज़िम्मेदार अपना शेयर जो है वो फार्मर को दे के उसकी बुकिंग करवा लेते हैं, तो इम्प्लीमेंट वो ले लेते हैं ज़िम्मेदार फर्म से। तो बाकी जो बकाया पैसे हैं, जो सब्सिडी की अमाउंट है, वो डिपार्टमेंट डायरेक्टली फर्म्स को पे कर देते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो थ्रू वोचर जो है वो ज़िम्मेदारों को, कि जो ही उसने कोई बीज का पैकेट खोलना है उसमें से वोचर निकलेगा, तो उसने PITB का एक नंबर है 8070 जिसके ऊपर उन्होंने वो मैसेज करना है, तो उनके जो HBL कनेक्ट अकाउंट है या थ्रू ईजी पैसा उनको पैसे मिल जाते हैं। डॉक्टर साहब, धान की पनीरी की मशीनी मुंतकिली के लिए कौन कौन से अवामल हैं जिनको अपनाना ज़रूरी है? अच्छा, मशीनी मुंतकिली ऐसा कि जब हमने ये इस प्रोजेक्ट को लेके आए ना 2019 में, तो खासी मुश्किलात, चूँकि इससे पहले पाकिस्तान में ये मशीनरी थी नहीं, तो हमने अपने जो ऑफिसर थे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, उनको पहले ट्रेनिंग दी, फिर जो ज़िम्मेदार इसकी ख़रीदारी कर रहे थे उनको ट्रेनिंग दी, फिर इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे काम कर रहे हैं, उन्होंने भी ये मशीनरी ख़रीदी है, खा उनकी अपनी ज़मीन नहीं भी है, इवन देन उन्होंने लेके वो ज़िम्मेदारों को किराए के ऊपर चला रहे हैं। तो हमने हर साल इनके गुजरांवाला में भी, शेखुपुरा में भी और फैसलाबाद या इवन जिस अजला में हमारा प्रोजेक्ट नहीं भी चल रहा है, ज़िम्मेदार वहाँ पे मशीनी काश्त के जरिए से लगवा रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू। तो हमने उनको स्पेशल उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम रखे हैं, तो वो ट्रेनिंग दे के फिर हमने उनको चलाया। और सबसे बुनियादी जो इसके लिए है वो मशीनी काश्त के लिए लेज़र लेवलिंग है। जब तक लेज़र लेवलिंग नहीं होगी तब तक अच्छे तरीके से हमें उसके रिजल्ट नहीं मिल सकते। डॉक्टर साहब, आमतौर पे देखा गया है कि हमारे काश्तकार धान की फसल की कटाई के बाद पराली को आग लगा देते हैं, जिससे दिन ब दिन स्मोक में इजाफा हो रहा है। तो इस मंसूबा के तहत इस सिलसिले में भी हुकूमत ने कोई इक़दाम किए हैं? असल में धान की फसल की बाकियात का जहाँ तक तलक है, ये आज तक पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला चला रहा है। ज़िम्मेदारों के पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं थी कि जिससे इसको जो पराली बच जाती है खेतों में जब हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उसको ना रोटावेट किया जा सके। तो एट द एंड क्या होता था कि ज़िम्मेदार उसको जलाते थे। अब चूँकि चंद सालों से स्मोक का बड़ा सीरियस इशू बन रहा है हमारे मुल्क के अंदर, तो जलाने के ऊपर पाबंदी लगी है, तो ज़िम्मेदारों के पास इसका कोई हल नहीं था। लेकिन अभी पिछले साल ही एक बहुत अच्छी मशीनरी ईजाद की गई है सुपर सीडर के नाम से। तो वो ऐसा कि जब चावल की कटाई कर लेते हैं तो फिर सुपर सीडर जो है वो खेत में चलाया जाता है, जो इसकी पराली को रोटावेट कर देता है खेत के अंदर, और साथ साथ गंदम के बीज की सीडिंग भी करती है, ड्रिल का काम भी करती है। तो वो इंतहाई ज़्यादा अच्छी मशीनरी है, उसका अभी मार्केट में आ गई है। बहुत सारे ज़िम्मेदार जो उन्होंने पिछले साल इसके ज़रिए से नुमाइशी प्लाट डिपार्टमेंट ने भी लगाए हैं, और ज़िम्मेदार जो है वो भी जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो भी इसके ज़रिए से किराए पे चला के लोगों को तो ये सर्विस दे रहे हैं। इस साल मुझे पूरा यकीन है कि ये मशीनरी जो है वो आम ज़िम्मेदारों को अवेलेबल थी पिछले साल भी, इस साल लोग लेके इसके ज़रिए से काश्त करेंगे, जिससे इसकी लागत भी कम होती है और वैसे भी इसके नताइज भी बहुत अच्छे हैं। गंदम की पैदावार के ऊपर भी इसके बहुत अच्छे असरात हैं और स्मोक का भी यकीनी तौर पर इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। डॉक्टर साहब, क्या धान की मशीनी तरीका काश्त रवायती तरीका काश्त से बेहतर है, और इससे पैदावार में कितना असर पड़ता है? धान की फसल में सबसे बड़ा जो मसला है ना, वो ये है कि जब हम इसकी धान की पनीरी की मुंतकिली करते हैं तो हमारी जो लेबर है वह पौधों की तादाद पूरी कर पाती नहीं है। जो एक रिकॉर्ड जो हमारे रिसर्च ट्रायल्स के रिजल्ट निकलते हैं, लेबर अपनी कोशिश करती भी है लेकिन इवन देन पौधों की तादाद पूरी नहीं होती है। तो मशीनरी के ज़रिए से जो सबसे बड़ा जो इसका फैक्टर है वो पौधों की तादाद का पूरा होना है। जब तक पौधों की तादाद पूरी नहीं होगी, ये सिर्फ धान के लिए नहीं है, कोई भी फसल ऐसी हो तो उसकी पैदावार हम अच्छी नहीं ले सकते। तो इसके ज़रिए से जो बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है पैदावार बढ़ाने में वो यही है कि पौधों की तादाद पूरी होगी तो यकीनी तौर पर उसका रिजल्ट अच्छा आएगा और पैदावार ज़्यादा बेहतर आएगी। डॉक्टर साहब, अब तक इस मंसूबे के धान की फसल पे क्या मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं, और क्या आप समझते हैं कि ऐसे मंसूबे मुस्तकबिल में भी बनते रहने चाहिए? अभी देखें, जो सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा है वो तो यही हुआ है कि हमारी जो फ़ी एकड़ पैदावार है वो इसके ज़रिए से बढ़ेगी। और जो हमारा राइस का जो प्रोजेक्ट था जो मैंने अभी गुजारिश किया, उस प्रोजेक्ट का बुनियादी मकसद भी ये था कि हमने अपने इस 5 साल का जो प्रोजेक्ट था उसमें 10 मन फ़ी एकड़ पैदावार का टारगेट था। हमने जो फाइन वैरायटी थी उनकी पैदावार बढ़ानी थी और 20 मन पैदावार फ़ी एकड़ हमने बढ़ानी थी कोर्स राइस के ऊपर।
जिसमें कि हमने कोर्स राइस में बहुत ज़्यादा हद तक कामयाबी हासिल की है, उसकी पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अभी धान जो हमारी काश्त हो रही है, इस साल अभी हमारा प्रोजेक्ट का जो साल शुरू हो रहा है, यकीनी तौर पे हमें उसमें बड़े मुस्बत असरात मिलेंगे। तो मैं कहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट जो था एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट था महकमा ज़राअत के अंदर। इसकी वजह से धान की फसल के अंदर एक इनकलाब बरपा हुआ है। बाज़ इलाके हमारे ऐसे हैं जहाँ पे ज़िम्मेदार लेबर अवेलेबल ना होने की वजह से फसल काश्त नहीं कर पा रहे थे। तो उस वजह से ये लेबर के मसले का एक तो परमानेंट तौर पे हल हुआ है, दूसरा ये है कि शार्ट टाइम में इसके टारगेट्स अचीव किए जा सकते हैं, और एट दी एंड जो रिज़ल्ट है वो यही है कि पैदावार के ऊपर इसके असरात जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं। और यकीनी तौर पे इस प्रोजेक्ट की वजह से ही हमारा एक डायरेक्टरेट जनरल एग्रीकल्चर फील्ड जो है उन्होंने भी एक अब प्रोजेक्ट नया शुरू किया है इसके तहत। तो उसमें भी ये जो मशीनरी है जो धान की ट्रांसप्लांटेशन में जो काम है इस्तेमाल होती है, उन्होंने भी अपना एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसके अंदर भी ये मशीनरी अब उन्होंने देनी शुरू कर दी है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है ज़िम्मेदारों के लिए। एक तो ये कि ये कदरे कास्टली है जो मशीनरी है, अभी इसके ऊपर हम 15 लाख रुपए एक मशीन के ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं, उसकी कीमत जो है वो तकरीबन इस वक्त 40 लाख रुपए से ज़्यादा है। तो ज़िम्मेदारों के लिए खुद से परचेज़ करना मुश्किल है इस मशीनरी को, तो इसकी वजह से बहुत सारे ज़िम्मेदारों ने हमसे फ़ायदा उठाया है। यकीनी तौर पर आने वाले वक्तों में मज़ीद बहुत सारे ज़िम्मेदार फ़ायदा उठाएंगे और इसको कंटिन्यू रहना चाहिए इस प्रोजेक्ट को। सर, प्रोग्राम के आखिर में आप धान के काश्तकारों को क्या पैगाम देना चाहते हैं जिस पे अमल करके वो अपनी पैदावार में इजाफा कर सकें? इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है ना धान की फसल के अंदर, वो मैंने जैसे अभी इस प्रोग्राम में बार बार प्रोग्राम में अभी गुफ्तगू हो रही है, वो धान के पौधों की तादाद का पूरा होना है। तो यकीनी तौर पर मेरी ज़िम्मेदारों से भी ये गुजारिश होगी, उनसे रिक्वेस्ट होगी कि आप जो लेबर को छोड़ के मैकेनाइजेशन की तरफ आएँ। मशीनरी काश्त से यकीनी तौर पे उनके पौधों की तादाद अच्छी होगी और पौधों की तादाद अच्छी होने की वजह से उनकी पैदावार अच्छी होगी। हाँ, अलबत्ता ये मशीनी काश्त करने से पहले उनको इस मशीन को अच्छे तरीके से चलाना सीखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेज़र लेवलिंग इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है, सीड का सर्टिफाइड होना और अच्छी क्वालिटी का होना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है, पानी का थोड़ा फील्ड में होना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा पैगाम है आज के इस प्रोग्राम के हवाले से ज़िम्मेदारों के लिए वो यही है कि जितनी जल्दी हो सके उनको मशीनी काश्त की तरफ अपनी शिफ्ट करना चाहिए इसको, ताकि उनकी फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा होगा। यकीनी तौर पे हमारा सूबा भी ज़्यादा तरक्की करेगा, हमारे मुल्क को भी उसका फ़ायदा होगा, एक्सपोर्ट हमारी यकीनी तौर पर बढ़ेगी और इंशाअल्लाह ज़िम्मेदारों का इसमें फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आज का प्रोग्राम आपके लिए मुफीद साबित होगा।